बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लूइड मैनेजमेंट के हवाले से है कि किस तरह इंट्राऑपरेटिवली एनेस्थीसिया के दौरान जो हम फ्लूइड देते हैं वो हम किस तरह मैनेज करेंगे, किस किस पेशेंट को हम कितना फ्लूइड देंगे और कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड देंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं फ्लूइड के वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक उसमें क्रिस्टलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें, ब्लड उसमें इंक्लूड है, एफएफईज़ है, ये सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? वो एक्विस सॉल्यूशन जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, यानी वो आपको जस्ट क्लियरली, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज सलाइन, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन। इसमें ग्लूकोज होंगे या नहीं होंगी, यानी नॉर्मल सलाइन के अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें कोई ग्लूकोज नहीं होता। अगर हम डेक्सट्रोज का एग्जांपल लें तो इसमें ग्लूकोज होंगे। तो इसमें कुछ में इसके अंदर ग्लूकोज होंगी, किसके अंदर कुछ के अंदर ग्लूकोज नहीं होते। और जब हम इसको बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये पूरा जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें रैपिडली बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और ज़्यादातर ये इंट्रावस्कुलर विसल्स के अंदर, हमारे ब्लड विसल के अंदर जाते हैं। यूजुअली 3 to 4 टाइम द वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। अब हम इसको कितना इन्फ्यूज़ करेंगे? तो अगर किसी पेशेंट से ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल उससे 100 ml ब्लड लॉस हो गई है, तो आप उसको कितना फ्लूइड लगाएंगे? 3 to 4 टाइम, यानी 300 to 400। अगर उनसे 1 लीटर फ्लूइड लॉस हो गई है तो आप उसके मुताबिक 3 to 4 लीटर फ्लूइड जो है वो लगाएंगे। तो 3 to 4 टाइम ऑफ द ब्लड लॉस का मतलब यही है, ठीक है, कि अगर किसी से 100 ml ब्लड लॉस है तो आप इसको कितना इन्फ्यूज़ करेंगे? 3 to 400 ml ऑफ द फ्लूइड। अब क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं? तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड ग्लूकोज। डिपेंड करते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन है। अगर हम सिंपल एग्जांपल नॉर्मल सलाइन की लें तो नॉर्मल सलाइन में हमारे पास सोडियम है प्लस उसमें क्लोराइड है। अगर रिंगर ले तो उसमें फिर कम्बिनेशन ज़्यादा है। अगर हम इसमें डेक्सट्रोज सलाइन लें तो इसमें फिर ग्लूकोज भी आ जाते हैं। क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन जो अवेलेबल है वो हमारे पास क्या क्या है? जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.9% नॉर्मल सलाइन। अब अगर किसी पेशेंट में सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है लेकिन उसको फ्लूइड की ज़रूरत है तो फिर हम इसको हाफ सलाइन देते हैं, जिसको हम 0.45% सलाइन भी कह सकते हैं। डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज सलाइन जिसमें 5% ग्लूकोज और 0.9% सॉल्ट होते हैं, और रिंगर लैक्टेट जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स की कम्बिनेशन होते हैं। तो ये 5 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब किस तरह, अब रिप्लेसमेंट किस तरह करेंगे क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन की? अब हम पहले चूज़ करना पड़ेगा कि इन 5 टाइप ऑफ इन्फ्यूजन जो हमने पिछले स्लाइड में देखे कि हम किस पेशेंट को कौन सा इन्फ्यूजन लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है फ्लूइड लॉस पे कि किस टाइप ऑफ फ्लूइड लॉस है। अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस है, जिस तरह स्वेटिंग में होते हैं, ठीक है, तो फिर हम उस कंडीशन में उसको लगाएंगे नॉर्मल सलाइन। अगर डायरिया है या वोमिटिंग है तो हम फिर उसको लैक्टेट लगाएंगे। अगर किसी का शुगर लेवल भी कम होता जाता है तो हम इसमें डेक्सट्रोज लगाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन करते हैं कि कौन सा फ्लूइड लॉस हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी में सिर्फ जस्ट फ्लूइड लॉस होते हैं, सोडियम लॉस नहीं होती है, तो फिर हम उसमें 0.4% सलाइन जो है लगाएंगे। लेकिन अगर किसी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों है तो फिर नॉर्मल सलाइन जो है वो लगाएंगे आइसोटोनिक। और अगर किसी में हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रही है, शुगर का लेवल भी कम है, तो फिर हम इसमें डेक्सट्रोज लगाएंगे। आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, किस पेशेंट को कितना फ्लूइड लगाना है? अब पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि किस पेशेंट को कौन सा फ्लूइड लगाना है, रिंगर लगाना है, सलाइन लगाना है, डेक्सट्रोज लगाना है। लेकिन अब आप ये डिसाइड करेंगे कि कितना फ्लूइड लगाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट का वेट मालूम करें। फिर आप उसका
वेट के हिसाब से फ्लूइड मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 4:1 फार्मूला हम इसको कहते हैं, 4:2:1। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट जो है वो हमारे पास है 60 किलोग्राम, तो आप इसको कितना फ्लूइड देंगे? 4:1 फार्मूला में आप इस तक को किस तरह फुट करेंगे? तो 4:1 का मतलब ये है कि इस 60 kg में जो हमारे पास फर्स्ट 10 kg है उसको हम देंगे 4 ml पर kg पर आवर के हिसाब से, यानी उसको देंगे 40 ml पर आवर फर्स्ट 10 kg को। 10 चले गए, अब आपके साथ 50 kg रह गए। नेक्स्ट 10 kg को आप 2 ml पर आवर के हिसाब से देंगे, तो +2 ये हो गया आपके साथ 60। बाकी कितने बचे? 40। तो रिमेनिंग के लिए आप 1 ml पर आवर के हिसाब से देंगे, तो 40 kg रह चुके हैं, तो उसके लिए 40। तो टोटल फ्लूइड आप इस 60 kg पेशेंट को कितने देंगे? 100 ml पर आवर इस पेशेंट को देंगे। तो 4:2:1 का मतलब ये है कि फर्स्ट 10 kg को आप 4 ml पर आवर के हिसाब से देंगे, नेक्स्ट को आप 2 ml और नेक्स्ट को आप 1 ml के हिसाब से। तो अगर 60 पर है तो उसका 100 आता है। फॉर एग्जांपल कोई है वो हमारे पास 40 kg है, तो उसको आप कितने देंगे 4:1 फार्मूले के साथ? तो फर्स्ट 10 kg के लिए हमारे पास 4 ml पर आ रहे हैं, तो 4 × 10 = 40 ml। नेक्स्ट के लिए हम 2 ml के हिसाब से देते हैं, तो 2 × 10 = 20। बाकी आपके साथ 20 रह चुका है, तो 20 × 1 = 20, सो दैट इज़ इक्वल टू 80 ml पर आवर। ठीक है, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, रिंगर लैक्टेट दे, नॉर्मल सलाइन है, 5% डेक्सट्रोज है, ठीक है, एंड डेक्सट्रोज सलाइन भी दिया गया है। अब हमारे पास इंट्राऑपरेटिव जो पेशेंट आते हैं वो 6 घंटों से NBM होता है। तो अगर आपने के साथ जो पेशेंट है उसका वेट है 60 kg, तो इसकी पर आवर रिक्वायरमेंट कितनी है? जो हमने कैलकुलेट किया 100 ml पर आवर, लेकिन वो 6 घंटों से NBM है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके साथ उसकी जो फ्लूइड डेफिसिट आ जाते हैं, जिसको दरकार है फ्लूइड डेफिसिट, दैट इज़ इक्वल टू 600 ml। ये उसको लिए ज़रूरी है। अब सर्जरी हो रही है तकरीबन 2 घंटों की, तो 1 घंटे में 100 ml की ज़रूरत है, तो 2 घंटे में 200 ml की ज़रूरत है। तो आप इसके साथ ऐड कर लें, तो ये हो गई आपके साथ 100 ml। अब इसके बाद बाकी फ्लूइड जो है वो ब्लड लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि अगर ये मैं दोबारा करता हूँ, इस पेशेंट 60 kg पेशेंट के लिए कितनी दरकार थी? 800 ml, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस भी हो रहा है, तो हमने बात की कि अगर 1 ml ब्लड लॉस होते हैं तो इसके लिए 3 to 4 ml आप फ्लूइड लगाएंगे। तो सपोज़ इस सर्जरी में उससे 100 ml लॉस हो चुके हैं, तो इसके लिए आप कितना देंगे? 3 to 400। तो ये भी इसके साथ ऐड कर लें, 300 सपोज़, तो इसके लिए आप 1100 ml फ्लूइड जो है वो लगाएंगे, या सलाइन लगाएंगे या डेक्सट्रोज या रिंगर। ठीक हो गया, ये हो गया क्या? क्रिस्टलाइट मैनेजमेंट। अब दूसरी की तरफ आते हैं, दूसरी टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन जो है उसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन या ग्लूकोज होते हैं, वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए हम इसको कोलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेमासिल जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कोलाइड सॉल्यूशन। अब कोलाइड सॉल्यूशन हम क्यों देते हैं? क्योंकि ये इंट्रावस्कुलर स्पेस में, यानी हमारे ब्लड वेसल में 3 to 6 आवर तक रहते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर 3 to 6 आवर तक नॉर्मल ही रहता है, कम नहीं होता। जबकि क्रिस्टलाइट जो हमने पहले डिस्कस की वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो रैपिडली आपके साथ काम तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फिर आप उसको कोलाइड जो है देंगे। कोलाइड में क्या क्या चीज़ें हैं? प्लाज्मा है जिसमें प्रोटीन होंगी, जिलेटिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। कोलाइड सॉल्यूशन आप कब यूज़ करेंगे? उस पेशेंट जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो। अगर किसी पेशेंट का फ्लूइड रिक्वायरमेंट, क्रिस्टलाइट की बात कर रहा हूँ, 3 लीटर या उससे ज़्यादा है,
तो फिर आप उसको 3 लीटर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो आप इसकी बजाय फिर क्या यूज़ करेंगे, कोलाइड सॉल्यूशन। इसके अलावा पेशेंट में हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन लेवल कम हो चुका है, तो फिर आप इसको कोलाइड देंगे। किसी पेशेंट में प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लाइक बर्न पेशेंट में, तो उसमें आप देंगे, 3 हो गई। इसके अलावा किसी का फ्लूइड डेफिसिट ज़्यादा, या किसी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस जो है वो मोर देन 10% है, तो इन 4 कंडीशन में फिर आप क्रिस्टलाइड नहीं लगाएंगे बल्कि कोलाइड हेमासिल लगाएंगे। ये देखिए कोलाइड सॉल्यूशन हेमासिल। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आते हैं फ्लूइड रिससिटेशन में, वो ब्लड आते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप ऑफ ब्लड लॉस हो चुके हैं, चाहे आरबीसी है तो आप उसको आरबीसी से रिप्लेस करेंगे, अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो डब्ल्यूबीसी से रिप्लेस करेंगे, अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स से करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल ब्लड ट्रामा हो गया है, इंजरी हो गया है, तो उसमें ओवरऑल ब्लड लॉस होते हैं, तो फिर आप टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्रू द वेन, ठीक है, जिसके लिए स्पेसिफिक वो लार्ज वेन नीडल आते हैं। तो ब्लड में आपके साथ वोल ब्लड भी हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स अलग-अलग भी हो सकते हैं। कब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, या तो बॉडी में डिफिशिएंसी है, ब्लड प्रोडक्शन नहीं होती, सीवियर एनीमिया है, जिसमें ब्लड आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लेस देन 7 और 10 है, या दूसरा जो है ट्रामा है, डिजीज़ है, या बहुत जो लॉस हो चुके हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। अगर 10% या उससे लेस है तो फिर सिंपल कोलाइड लगा दें। लेकिन अगर आपके साथ आप देखते हैं कि कोलाइड की ज़रूरत 3 ड्रॉप से ज़्यादा है, या 20% ब्लड लॉस हो चुकी है, तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। और थर्ड वन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर किसी का HB लेवल 7 से कम हो जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। तो आपको किस तरह पता चलेगा सर्जरी के दौरान कि ब्लड कितना लॉस हो चुका है, आप किस तरह मेजर करेंगे, तो आप 4/4 या 12/12 से मेजर कर सकते हैं। कि अगर कोई सर्जन जो है वो एक 4/4 उसको मुकम्मल तौर पर निचोड़ दें, ठीक है, स्क्वीज़ कर दे एक 4/4 को, तो उसमें कितना ब्लड होगा, 10 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर 12/12 को निचोड़ दे तो उसमें 100 to 150 मिलीग्राम हो पर डेसीलीटर ब्लड होगा। तो आप नंबर ऑफ 4/4 या नंबर ऑफ 12/12 को कैलकुलेट कर ले। अगर किसी सर्जरी है उसमें 2 12/12 यूज़ हुआ है और प्लस उसमें 4 4/4 यूज़ हुआ है, तो इसका ब्लड लॉस कितना होगा, तो हमें पता है कि 12/12 से हमारे पास 100 ml ब्लड लॉस होता है, तो 200 ये हो गई, और इसमें से 10 होते हैं तो 40 ये हो गई, तो इसका ब्लड लॉस कितना है, 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके साथ साथ ये तो आप उससे गए। दूसरा, अक्सर सर्जन जो है वो सक्शन करते हैं, तो सक्शन जार में आप भी उसके साथ जो ब्लड है उसको मेजर करेंगे, वो प्लस करेंगे। सपोज़ आपके साथ 240 ये हो गई, सक्शन जार में जो है 200 ml ब्लड वहाँ पर है, तो ये टोटल 440 ml हो गई। लेकिन सक्शन जार में उसके साथ सलाइन भी वो अक्सर सक्शन करते हैं, तो वो फिर इससे माइनस करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ थर्ड स्पेस लॉस, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी में जो है एब्डोमिन ओपन होता है तो उससे भी लॉस होता है, तो वो भी आप ऐड करेंगे। तो ये सारे प्लस करके आपके साथ आ जाएंगे कि कितना ब्लड लॉस हो चुका है। अक्सर जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो पेशेंट को रिएक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्यों होते हैं, ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी या परफ्यूजन मिसमैच। अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हो गई 2 गलत ब्लड ग्रुप्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन मिसमैच। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे। अब
साइन सिम्टम डिपेंड करते हैं कि आपने कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है। अगर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है तो उसकी साइन सिम्टम सीवियर होंगे, अगर कम है तो उसकी कम होंगे। तो वो क्या होंगे? फ्लशिंग ऑफ द आइज़ एंड फेस, जो आइज़ और फेस है वो सुर्ख हो जाएंगे। नाज़िया एंड वोमिटिंग, चेस्ट कंजीशन, चेस्ट में क्रैकल साउंड होंगे, एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक, बीपी डाउन होगा, सैचुरेशन डाउन होगा। ठीक है, तो आप किस तरह इस पेशेंट को मैनेज करेंगे? अगर आपने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ठीक है, एयरवे शुड बी सिक्योर, अगर इंट्यूबेटेड पेशेंट है तो उसमें ऑलरेडी सिक्योर है, 100% ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, आप शॉक है तो आप उसको फ्लूइड लगाएंगे, सर्कुलेटरी शॉक, और साथ ही आप एड्रेनलिन 0.05 to 1 मिलीग्राम लगाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन और फिनाइरामीन ये देंगे। तो ये मैनेजमेंट है अगर मिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्रिस्टलाइट को आप किस तरह ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, कौन से टाइप करेंगे और कितने अमाउंट में करेंगे। इसी तरह कोलाइट, हेमासिल और फिर ब्लड की हमने बात की। और अगर मिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो आप इसको किस तरह डायग्नोज एंड मैनेज करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ सकते हैं।